हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और लेसन 5 में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि वेव एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी postulates that all particles exhibit both wave and particle properties. A central concept of quantum mechanics, this duality addresses the inability of classical concepts like particle and wave to fully describe the behavior of quantum scale objects. तो वेव पार्टिकल डुअलिटी हमें बताता है कि जो भी पार्टिकल्स होता है वो वेव और पार्टिकल प्रॉपर्टी दोनों शो करता है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल पार्टिकल होता है, वेव वेव होता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव, और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे दिया गया है। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ वेव लाइट वेव क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोटेक्शन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले के लेक्चर्स में कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो एक पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, जो बीम ऑफ फोटॉन्स होता है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप इसका वीडियोस जरूर देखें। नाउ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ये दोनों एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग देखेंगे। तो वो था डेविसन जर्मर इफेक्ट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड थॉमसन इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट जो था वो बताता था वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, और ये चार एक्सपेरिमेंट हमें बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव। तो चलिए डी ब्रॉय हाइपोथेसिस देख लेते हैं मैटर वेव्स का। In 1923, de Broglie took things even further by suggesting that this wave-particle duality is not restricted to radiation, but must be universal. All material particles should also display a dual wave-particle behavior. तो डी ब्रॉय ने कहा कि ये थ्योरी जो है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी फिनोमेना जो हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल है, जो कि सारा मटेरियल पार्टिकल ये बिहेवियर शो करेगा। That is, the wave particle duality present in light must also occur in matter. ठीक है, so starting from the momentum of a photon p is equal to h nu by c is equal to h by lambda, we generalize this relation to any material particle with non-zero rest mass. Each material particle of momentum p behaves as a group of waves. ठीक है, जो भी मटेरियल पार्टिकल है वो मोमेंटम बिहेव करेगा एज ए ग्रुप ऑफ वेव्स, मैटर वेव्स के जैसा बिहेव करेगा, हुज वेवलेंथ लैम्डा एंड वेव वेक्टर के आर गवर्न्ड बाय द स्पीड एंड मास ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे जो मटेरियल पार्टिकल है वो ग्रुप ऑफ वेव्स की तरह बिहेव करेगा, जिसका वेवलेंथ है लैम्डा और वेव वेक्टर है के। और के किससे गवर्न हो रहा है? के आर गवर्न बाय द स्पीड एंड मास ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर हमारे पास है डी ब्रॉय रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर पी इज द मोमेंटम एंड एच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, पी इज इक्वल टू एम बी। और वेव वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वेव वेक्टर के इज इक्वल टू पी बाई एच कट, where h cut is equal to h by 2 pi. This expression is known as the de Broglie relation, connects the momentum of a particle with the wavelength and wave vector of the wave corresponding to this particle. ठीक है, तो ये हमारा वेव वेक्टर है वो corresponding particle का। तो रिलेटिविस्टिक केस में क्या होगा? फॉर रिलेटिविस्टिक केस द मास बिकम्स m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मास जो है हमारा रिलेटिविस्टिक केस में ऐसा हो जाएगा, वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो चलिए अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। कैसे कंफर्म हो गया कि डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दिया है वो सही है? De Broglie idea was confirmed experimentally in 1927 by Davison and Germer and later by Thomson, who obtained interference pattern with electrons. तो चलिए पहले Davison and Germer experiment देखते हैं। In their experiment, Davison and Germer scattered a 54 electron volt monoenergetic beam of electrons from a nickel crystal. The electron source and detector were symmetrically located with respect to the crystal's normal as indicated in figure. This is similar to the Bragg setup of X-ray diffraction by a grating. तो चलिए फिगर देखते हैं।
तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है और ये निकल क्रिस्टल है। ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है और ये इंसिडेंट एंगल फाई है। Diffusion and Germer experiment, electrons strike the crystal surface at an angle phi। ठीक है, एंगल फाई पे इलेक्ट्रॉन सोर्स का यहाँ पे हिट कर रहा है निकल क्रिस्टल के सरफेस पे। द डिटेक्टर सिमेट्रिकली लोकेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन सोर्स, ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल है। मेजर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स। तो ये दोनों का बीच का जो एंगल है वो स्कैटर्ड है, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमें ये थीटा/2 मिलेगा और ये थीटा/2 मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। What Davisson and Germer found was that although the electrons are scattered in all directions from the crystal, the intensity was minimum at theta is equal to 35 degree and maximum at theta is equal to 50 degree. That is, the bulk of electrons scatter only in well specified direction. तो ये हमारा मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। तो इसे मूव करने के बाद डेविएशन एंड जर्मर ने क्या पाया कि थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री पे मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है और थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही स्कैटर कर रहा है। दे showed that the pattern persisted even when the intensity of the beam was so low that the incident electrons were sent one at a time. This can only result from a constructive interference of the scattered electrons. बहुत ही लो इंटेंसिटी ऑफ बीम पास करने के बाद भी इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग से इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो कि वेव बिहेवियर है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो बताता है कि पार्टिकल भी वेव जैसा बिहेव कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमें क्या बता रहा है। In the Thomson experiment, electrons were diffracted through a polycrystalline thin film. Diffraction fringes were also observed. This result confirmed again the wave behavior of electrons. तो इस फिगर में ये है हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम्स, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम्स है जो कि यहाँ से जा रहा है और ये है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल और ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है जिसमें कि डिफ्रैक्शन रिंग्स बन रहा है जो एक वेव बिहेवियर है और ये फिनोमेना हमें वेव बिहेवियर को शो कर रहा है। Thomson experiment, diffraction of electrons through a thin film of polycrystalline material yields fringes that usually result from light diffraction. यूजुअली वेव्स का डिफ्रैक्शन होता है पर यहाँ पर पार्टिकल्स का डिफ्रैक्शन भी हो रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस दो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि पार्टिकल भी वेव बिहेवियर शो करता है। Now the Davisson-Germer experiment has inspired others to obtain diffraction pattern with a large variety of particles. Interference pattern were obtained with bigger and bigger particles such as neutron, proton, helium atoms and hydrogen molecule. तो बहुत सारा particles को फिर से observe किया गया तो वो भी जो देखा गया बाद में वो लोग भी interference pattern बना रहे थे जो कि bigger particles है जैसे कि neutron, protons, helium atom and hydrogen molecule। तो ये था हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल फेनोमेना जो कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होता है। तो क्या रियल लाइफ में भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी ये फेनोमेना होता है? तो चलिए देखते हैं। मैटर वेव्स फॉर macroscopic objects. We have seen that microscopic particles such as electron display wave behavior. What about macroscopic objects? ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्ले करता है वेव बिहेवियर, पार्टिकल बिहेवियर। तो क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी शो करते हैं? डू दे ऑल्सो डिस्प्ले वेव फीचर? दे श्योरली डू, वो शो करते हैं, वेव फीचर को शो करते हैं। Although macroscopic material particles display wave properties, but the corresponding wavelength are too small to detect. वेवलेंथ इतना स्मॉल होता है मैक्रोस्कोपिक मटेरियल्स का कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वेव होता है, वेव नेचर होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का भी। बीइंग वेरी मासिव, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैव एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ्स, तो बहुत स्मॉल वेवलेंथ होने के कारण हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है? एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल हाउएवर द वेव्स एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम साइज।
ठीक है, तो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो पार्टिकल के साइज का सेम होता है या फिर एक्सीड द साइज ऑफ द सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देयरफॉर एग्जिबिट क्लियरली शो वेव लाइक एस्पेक्ट्स। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है वो वेव बिहेवियर आराम से शो कर पाता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो है उसका वेवलेंथ कम होने के कारण वो वेव पार्टिकल को हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि आपको कुछ फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रखनी है। और आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इशू सॉल्व। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।